हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है अविकारी शब्द से संबंधित। किससे संबंधित? अविकारी शब्द से संबंधित। ठीक है। अविकारी का दूसरा नाम ही अव्यय है। क्या है? अव्यय। अब अविकारी किसे कहेंगे? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो क्या है? अविकारी शब्द हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब परिवर्तन नहीं आता ना। इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। उदाहरण तेज तो का तेज ही रहेगा, तेजे तेजी ऐसे नहीं होगा। ठीक है। धीरे, ओहे, अरे, किंतु, आज, कल, यहाँ, नीचे आदि, ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। ठीक है। अब देखो, अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? बताओ कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4। कितने होते हैं? 4। निपात तो क्या है? इसका उपभेद है। क्या है? उपभेद है। ठीक है। इस प्रकार कितने हुए? 5। बाकी कितने होते हैं? 4 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अविकारी शब्द के भेद हैं तो 4 ही हैं। निपात इनका उपभेद है। ठीक है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा क्या है? निपात है, जो इनका उपभेद है। ठीक है। अब चलो क्रिया विशेषण देखते हैं। अब क्रिया विशेषण में क्या होता है? मतलब जो शब्द क्रिया शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे राम यहाँ आओ, तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है ना। यहाँ स्थान के लिए है। फिर है गीता धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक है, रीति है इसकी, धीरे धीरे चलना। फिर है सोवन सुबह आएगा। कब आएगा? सुबह। सुबह क्या है? कालवाचक। ठीक है। फिर है वह चुपके से चला गया। कैसे चला गया? चुपके से, मतलब रीति। ठीक है। अब क्रिया विशेषण के भी कितने भेद हैं? 4। कितने हैं? 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कितने हैं? 4। ठीक है। पहला क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मतलब जो शब्द क्रिया की किसका बोध कराते हैं? स्थिति का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य में क्रिया से पहले कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर रीति की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे इनमें रीतिवाचक में कौन कौन से हैं? धीरे धीरे, तेज, चुपचाप, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, इसलिए, जरूर, शायद, सचमुच, ऐसे। समझ गए? अब देखो, जैसे वाक्य में सोहन झूठ मत बोलो, नकारात्मक रीतिवाचक है। क्या है? नकारात्मक रीतिवाचक है, ऐसे। ठीक है। तो अब चलो इसको देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्या है? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के गठित होने की विधि, रीति का मतलब क्या होता है? विधि से संबंधित विशेषता का पता चलता है, वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए? जैसे अचानक, तेज, धीरे, जल्दी, भली भांति, अच्छी तरह। समझ गए? ऐसे। झटपट, फटाफट आदि क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कैसे या किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। जैसे उदाहरण, गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी कैसे रुक गई? अचानक। ठीक है।
वह धीरे से आगे बढ़ा। वो कैसे आगे बढ़ा? धीरे से। मैं उसे भली भांति जानता हूँ। मैं उसे कैसे जानता हूँ? भली भांति। तो यहाँ पे अचानक हुआ, ये देखो अचानक, भली भांति, धीरे से, ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। फिर है अगला। अगला कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक में क्या होता है? अब इसमें देखो स्थानवाचक में क्या होता है दोस्तों, कि जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य में यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, सामने, पास, दूर इत्यादि शब्द मिलेंगे। ठीक है। वाक्य में क्रिया से पहले कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करने पर किसकी प्राप्ति होगी? स्थान की हमें। ठीक है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, सोवन पास गया है। सोवन कहाँ गया है? पास में। ठीक है। ऐसे तो पास क्या है? स्थान हो गया ना, पास में। ठीक है। अब देखो इसमें स्थानवाचक में जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के गठित होने के स्थान से संबंधित विशेषता का पता चलता है। किससे? स्थान से संबंधित, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, इधर, ऊपर, आसपास आदि। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसा मैंने पहले बताया, इसकी पहचान क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न करना चाहिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है? स्थिति का बोध कराने वाला, और एक दिशा। ठीक है। जैसे स्थिति में आगे पीछे, ऊपर नीचे, आर पार, भीतर बाहर, सर्वत्र, पास दूर, यहाँ वहाँ। ठीक है। दशाबोधक में ऊपर की ओर, नीचे की तरफ, इधर उधर, चारों ओर आदि। ठीक है। फिर देखो इनके उदाहरण। चारों ओर हरियाली फैली थी। चारों ओर हरियाली फैली थी। कहाँ हरियाली फैली थी? चारों ओर। ठीक है। तो चारों ओर में क्या है? यहाँ दिशा का बोध है ना, चारों तरफ है ना, ऐसे। चलो फिर आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह। ठीक है। सर्वत्र। ठीक है। स्थानवाचक हो गया। यहाँ कौन रहता है? यहाँ स्थानवाचक हो गया, यहाँ है ना। ठीक है। फिर है कौन सा? कालवाचक। कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या होता है? जो शब्द क्रिया शब्दों के समय का बोध कराते हैं। काल का मतलब ही क्या होता है? समय। ठीक है। तो जो शब्द क्रिया शब्दों के समय का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य में क्रिया से पहले कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर किसकी प्राप्ति होगी? समय या काल की प्राप्ति होगी। अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे देखना। आज, कल, सुबह, शाम, दोपहर, अभी, अभी या कभी, लगातार इत्यादि। ठीक है। अब देखो कालवाचक में उदाहरण देखना है। रोहन आज ही गया है। रोहन आज ही गया है। तो क्या लगाएंगे क्रिया से पहले? कब शब्द। तो रोहन कब गया? आज गया। आज क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। फिर है गीता दोपहर में आएगी। तो गीता कब आएगी? दोपहर में। तो दोपहर यहाँ क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है सुबह से लगातार। ठीक है। सुबह क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो इसमें विस्तृत कालवाचक विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के गठित होने के समय से संबंधित विशेषता का पता चलता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोज, आजकल, कभी, प्रतिदिन, अक्सर आदि। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसा मैंने पहले बताया है, इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कब प्रश्न करना चाहिए।
कालवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन से हैं? काल बिंदुवाचक, जिसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? अभी, जब, कभी, अभी, प्रातः, साय, आज, कल आदि। ठीक है। फिर दूसरा है अवधिवाचक, जिसमें अवधि में क्या होता है? दिन भर, लगातार, हमेशा, सदैव, आजकल आदि। फिर है बारंबारतावाचक, जैसे रोज, हर बार, बहुधा, प्रतिदिन, नित्य आदि। ठीक है। अब चलो इनके उदाहरण देखते हैं। वह हर रोज मंदिर जाता है। हर रोज मतलब बारंबार, है ना। तो बारंबारतावाचक हो गया ना, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें, है ना। फिर है अब चुप भी हो जाओ। अब चुप भी हो जाओ मतलब काल बिंदुवाचक, है ना। अब गीता दिन भर सोती है। दिन भर मतलब अवधि हो गई ना, दिन भर, तो अवधिवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर है चौथा कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या होता है? अब देखो इसमें क्या होता है परिमाणवाचक में। इसमें मतलब जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं ना, उन्हें ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द हैं वो क्रिया का किसकी बोध कराएंगे? मात्रा की। ठीक है। परिमाण का मतलब भी क्या होता है? मात्रा या मापतोल। ठीक है। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो अपन क्या करेंगे? वाक्य में क्रिया से पहले कितना शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे, तो उत्तर में अपन को जो भी आएगा वो क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा, बहुत, इतना, कम, ज्यादा इत्यादि क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सब। ठीक है। जैसे थोड़ा देना, तो क्रिया से पहले देना क्रिया है, उससे पहले लगाएंगे कितना, तो कितना देना मतलब थोड़ा देना। मैंने कम खाया, खाया से पहले लगाएंगे कितना, कितना खाया? कम खाया, ऐसे ही। ठीक है। फिर देखो इधर, गीता जयपुर चली गई। कहाँ चली गई? जयपुर चली गई। ये मैंने बीच में एक उदाहरण दिया आपको, बताओ इसमें क्या है? क्या है? जयपुर क्या है यहाँ पे? स्थान है ना, तो स्थानवाचक हो गया ना। ऐसे ध्यान रखना है आपको बीच में बीच में। ठीक है। बीच बीच में उदाहरण दूसरे भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो इसमें परिमाणवाचक में क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा, ठीक है, परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, अल्प, थोड़ा, जितना, उतना, बहुत आदि। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसा मैंने पहले बताया, इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना या कितनी लगा के प्रश्न करेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है। वह पानी कम पीता है, तो पीना क्रिया है, क्रिया से पहले कितना लगाएंगे? वह पानी कितना पीता है मतलब कम, तो कम क्या हो गया? यहाँ पे क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, उतना ही खाओ जितना जरूरी हो। तो कितना ही खाओ, बताओ कितना ही खाओ? उतना, जितना जरूरी हो। यहाँ पे उतना क्या है? परिमाणवाचक। फिर है उसने बहुत थोड़ा लिखा, तो कितना लिखा? थोड़ा। ठीक है। इसी में है ये सब। ओके। फिर देखो आगे, संबंधबोधक अव्यय। ठीक है। अविकारी या अव्ययी पढ़ रहे हैं ना, तो संबंधबोधक अव्यय। पहला अपन ने कौन सा पढ़ा? कौन सा पढ़ा बताओ? क्रिया विशेषण पढ़ा है। ठीक है। अविकारी या अव्यय के कितने भेद बताए? मैंने 4 बताए। एक पांचवा क्या बताया? निपात बताया। जिनमें से अपन ने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण ही पढ़ा है अभी तक।
उसके 4 भेद थे ना, वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब दूसरा पढ़ेंगे संबंध बोधक। कौन सा पढ़ेंगे? संबंध बोधक। ठीक है, अब संबंध बोधक में क्या है, अब देखो इसमें क्या है। संबंध बोधक में जो अव्यय शब्द, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का क्या बताते हैं? संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषकर किससे? क्रिया से, तो उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे का, के, की, में, पर, के लिए, को, के भीतर, के सामने इत्यादि। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया राम घर के बाहर चला गया, संबंध है ना, के बाहर है ना। ओके, अब देखो जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक या प्रसरक कहते हैं। ये कारक वाला टॉपिक आएगा तब बताएंगे प्रसरक क्या होता है ना। जैसे सामने, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर और तरफ, तक, के साथ, समेत, बीच में, के बिना, के कारण, के समान, मात्र, के द्वारा, के बारे में आदि। ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय के शब्द है ना। अब देखो ये कैसे प्रयोग होंगे वाक्य में। मंदिर के किनारे एक तालाब था। किसके किनारे? मंदिर के किनारे। के आ गया ना, संबंध बता रहा है ना, मंदिर के किनारे है ना, तो संबंध बोधक हो गया। फिर देखो आगे, उसका स्कूल घर के पास है। इसमें भी के पास आ गया ना, ये घर के पास है ना, संबंध हो गया। बारिश के कारण सभी भीग गए, के आ गया। फिर वह सड़क के पास, ठीक है, के पास। पिताजी के समान मेहनती बनो, तो यहाँ क्या हो गया? संबंध बोधक। अब देखो समुच्चय बोधक। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब कौन सा है? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक में क्या होता है, चलो देखते हैं। इसमें जो अव्यय शब्द दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और वहाँ क्या करेंगे? संबंध बोधक में संबंध बताने का काम करेंगे ना। इसके कितने भेद होते हैं? 2। कौन सा? समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, फिर है इनके दोनों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जिनमें संयोजक, विभाजक, प्रतिषेधक, निर्देशक, हेतुक। ठीक है, अब देखो समुच्चय बोधक अव्यय देखना है आपको। क्या देखना है? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, वे अव्यय पद जो एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से क्या जोड़ते हैं? संबंध। क्या? संबंध। वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जैसे वह आया और चला गया, और जोड़ा ना इसमें अव्यय, और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है ना। मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, इसलिए समुच्चय बोधक है ना। कल आना ताकि साथ चल सके, ताकि क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ा है ना। फिर इसमें देखो पहला क्या है? पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसके कितने प्रकार हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से? पहला है संयोजक। इसमें क्या होता है? 2 पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय शब्दों को संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा। मतलब 2 पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय शब्द संयोजक अव्यय शब्द कहलाते हैं।
जैसे राम और गीता बाजार चले गए, यहाँ दो पद है ना, राम और गीता को जोड़ रहा है और, तो और क्या है, संयोजक है ना। फिर है सोहन बाजार गया तथा सब्जी लेकर आया, यहाँ है सोहन बाजार गया, ये क्या है, उपवाक्य है ना, तथा सब्जी लेकर आया को जोड़ रहा है ना, तथा, तथा क्या हो गया, संयोजक। ठीक है, अब देखो इसमें संयोजक में देखो, जो अव्यय पद दो शब्दों, वाक्यांशों या समान वर्ग के दो उपवाक्यों में सहयोग प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजक। जैसे और, तथा, एवं आदि। उदाहरण जैसे सीता भी आई थी और गीता भी, तो यहाँ दो है ना, और जोड़ दिया इनको संयोजक। संगीत तथा कला दोनों में उसकी रुचि थी, संगीत तथा कला को जोड़ दिया तथा, है ना। यहाँ खाने एवं रहने की व्यवस्था है, खाने रहने को एवं संयोजक अव्यय ने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा कौन सा है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक का विभाजक या विकल्प। ठीक है, कौन सा, विभाजक या विकल्प। अब इसको देखते हैं, विभाजक या विकल्प क्या होता है। मतलब इसमें क्या होता है, दो पदों एवं उपवाक्यों में विभाजन का कार्य करने वाले अव्यय शब्द विभाजक अव्यय कहलाते हैं। इसमें क्या होगा, दो पदों या उपवाक्यों में क्या होगा, विभाजन या अथवा, है ना। अब वो कैसे होगा, अब देखना, राम अथवा श्याम में से कोई दिल्ली जाएगा, या तो राम जाएगा या श्याम। ठीक है, विभाजक हो गया ना दोनों में। आप बाजार जाएंगे या घर में रहेंगे, या तो आप बाजार जाएंगे या घर में रहेंगे, दोनों को अलग कर रहा है ना। अब देखो इसमें क्या है, विभाजक में जो अव्यय पद शब्द एवं वाक्यांशों में विकल्प करते हैं वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे कि, चाहे, अथवा, अन्यथा, या, नहीं, तो आदि। उदाहरण जैसे कॉफी दो या चाय दे दो, मतलब विभाजक हो गया ना, या तो कॉफी या चाय। पढ़ लो अन्यथा अच्छे अंक नहीं ला पाओगे, अन्यथा क्या हुआ, विभाजक, है ना। खरीद लो नहीं तो पछताओगे, नहीं तो क्या हुआ, विभाजक, है ना। फिर क्या है, प्रतिषेधक या विरोध सूचक, है ना। अब इसमें क्या है, दो पदों या उपवाक्यों में क्या होगा, विरोध व्यक्त करने वाले अव्यय शब्द प्रतिषेधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। ठीक है, विरोध सूचक। ठीक है, जैसे पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन इत्यादि। ठीक है, वो कैसे, सीता गांव चली जाती परंतु उसके पिताजी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, निषेध हो गया ना। सोहन दुकान पर आ जाता लेकिन वर्षा हो गई, लेकिन, है ना, वर्षा के कारण नहीं आया ना। अब देखो, कॉफी दो या चाय दो, पढ़ लो अन्यथा अच्छे अंक नहीं ला पाओगे, खरीद लो नहीं तो पछताओगे, ये तो है विभाजक। इसमें नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब इसमें देखो विरोध सूचक में जो अव्यय पद पहले वाक्य से विरोध प्रकट करते हैं वे विरोध सूचक कहलाते हैं। वो कैसे है, परंतु, किंतु, लेकिन आदि। उदाहरण, है ना, सब्जी मसालेदार थी किंतु स्वादिष्ट थी, समझ गए। वह आया परंतु परीक्षा नहीं दे पाया, आया भी पर परीक्षा भी नहीं दे पाया, विरोध सूचक हो गया ना। आके भी परीक्षा नहीं दे पाया ना। वह जाग रही थी लेकिन उसने देखा नहीं, जागते हुए भी उसने देखा नहीं, विरोध सूचक हो गया। फिर है कौन सा, परिणाम सूचक। कौन सा, परिणाम सूचक। जो अव्यय पद किसी परिणाम की ओर संकेत करते हैं वे परिणाम सूचक कहलाते हैं, परिणाम, है ना। इसलिए अतः, अतएव, जिससे, जिस कारण आदि। उदाहरण, अब इनके उदाहरण देखना है। रमेश बाहर गया था इसलिए नहीं आ सका, परिणाम, है ना, बाहर जाने के कारण नहीं आ सका। तुम्हें नहीं पता अतः चुपचाप बैठो, नहीं पता है तो क्या करो, चुपचाप बैठो। परिणाम और परिमाण अलग अलग है ना। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, ठीक है, और परिणाम का मतलब क्या होता है, मापतोल। ठीक है,
फिर चलो आगे। दरवाजा रह गया जिससे चोर घुस गए। ठीक है, ये किसमें परिणाम सूचक मतलब नतीजे क्या होगा उसका ना। दरवाजा खुलने पे क्या हुआ, चोर का घुस गया, चोर का घुसना, दरवाजा खुलते ही चोर का घुसना। ठीक है, फिर है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के दो बेते हैं ना, उनमें से पहला एक पढ़ लिया, अब दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब इसमें क्या होता है कि वे संयोजक जो एक मुख्य वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, मुख्य वाक्य से है ना, एक या अनेक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ेंगे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएंगे। जैसे कैसे जोड़ेंगे, जो सोएगा सो खोएगा, जो को सो से है ना, यदि तुम आए तो मैं चलूँगा, यदि को तो से, ऐसे। अब इनके भी कितने हैं, 4 प्रकार हैं। ठीक है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी कितने हैं, 4 हैं। अब देखो वो 4 कौन कौन से हैं। पहला है हेतु बोधक कारण बोधक। कौन सा, हेतु बोधक या कारण बोधक। अब हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कारण ही होता है ना, अर्थात कारण बताने वाले अव्यय शब्द हेतु के अव्यय कहलाएंगे। कारण बताने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाएंगे, हेतु अव्यय। ठीक है, जैसे इसलिए, फलतः, फलस्वरूप, क्योंकि इत्यादि ऐसे। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखो। उसने कहा कि वह तुम्हें जानता है ना, कि क्या है, हेतु बोधक। फिर है मरीज परेशान था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्यों परेशान था, कारण है ना मरीज के परेशान होने का, क्या है, पैसे नहीं थे। चूंकि वर्षा हुई इसलिए फसल अच्छी हुई। फसल का अच्छे होना किस कारण से है, वर्षा अच्छी होने के कारण है ना। ठीक है, हेतु बोधक कारण बोधक इस अव्यय द्वारा वाक्य में कार्य तक कारण का बोध स्पष्ट होता है, जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि आदि। ठीक है, फिर उदाहरण, उसने कहा कि वह तुम्हें जानता है। मरीज परेशान था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। चूंकि वर्षा हुई इसलिए फसल नहीं हुई। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरे उदाहरण देखो। गणेश गांव गया था इसलिए आज देरी से आया। मतलब गणेश का देरी से आने का कारण क्या था, क्योंकि वो गांव गया था। ठीक है, इस बार समय पर बरसात नहीं हुई जिसके फलस्वरूप अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का कारण क्या है, समय पे बरसात न होना। ठीक है, हेतु का मतलब ही क्या है, कारण। फिर देखो दूसरा कौन सा है, संकेत बोधक। कौन सा है, संकेत बोधक। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। पहले उपवाक्य का संकेत किस में पाया जाएगा, अगले उपवाक्य में। जैसे जो, तो, यद्यपि, तथापि, जैसे, वैसे आदि। ठीक है, संकेतवाचक में। अब देखो इनके उदाहरण। यद्यपि वह सक्षम है तथापि क्या है, आलसी भी है। जैसे ही पुलिस को देखा वैसे ही चोर भाग गए। जैसे ही पुलिस का देखना वैसे ही चोर का भागना। ठीक है, संकेत हो गया ना, पुलिस को देखते ही चोर का भागना। जो वह आ जाता तो माँ को सुकून मिल जाता, जो के साथ तो। ठीक है, फिर है स्वरूप बोधक। जिन अव्यय पदों को अगले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। किसको, शब्द वाक्यांश या वाक्य को, है ना, उसे स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे अर्थात, यानी, मानो आदि। अब इसके उदाहरण देखना। तमसोमा ज्योतिर्मय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। ठीक है, वह नहीं आया यानी पढ़ रहा होगा। वह एक टक देख रहा था मानो चेहरा पढ़ रहा हो। समझे, मानो अर्थात यानी ये क्या है, स्वरूप बोधक। ठीक है, फिर है उद्देश्य बोधक। कौन सा, उद्देश्य बोधक।
अब उद्देश्य बोधक में क्या होता है, देखना है आपको। उद्देश्य बोधक में क्या होता है, जिन अव्यय पदों से कार्य करने का उद्देश्य प्रकट हो। किसका, कार्य करने का, वो क्या है, उद्देश्य बोधक। जैसे ताकि, जिससे, की आदि उदाहरण। जैसे वह मेहनत कर रहा है ताकि सफल हो सके। मेहनत क्यों कर रहा है, सफल होने के लिए। सफल होना उसका उद्देश्य है ना। ऐसे अभी सीख लो जिससे कि बाद में परेशानी नहीं आई। अभी सीखने का मतलब आगे की परेशानी का नया आना, उद्देश्य हो गया। फिर देखो तीसरा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, कौन सा, विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक में क्या होता है, इसमें पहले तो है ना इसका चिन्ह देखो, विस्मयादि बोधक का विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी ना तब और बताऊंगी मैं आपको। ये लग रहा है ना, है के इधर, एक के इधर, ये देखो ना, वो विस्मयादि बोधक का क्या है, चिन्ह है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, गणना, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कैसे, अरे, ओ है, छी, दिख, हे, ए, अह, वह, शाबाश इत्यादि, ये क्या है, विस्मयादि सूचक शब्द। ठीक है, अब देखो इसके मतलब ये कितने हैं, इसके प्रकार भी हैं, कितने हैं, 8 हैं। देखो विस्मयादि सूचक, विस्मयादि बोधक में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, विषाद आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये क्या है, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, विषाद, ये क्या है, मनोभाव है। ठीक है, जो मनोविज्ञान में चलते हैं अपने, है ना। अब देखो अर्थ के आधार पर विस्मयादि बोधक के कितने प्रकार हैं, 8 हैं। और वो 8 कौन कौन से हैं, वो देखो कौन कौन से हैं 8। पहला है विस्मय सूचक। कौन सा, विस्मय सूचक। अब विस्मय सूचक में क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं, अरे, सच्ची, क्या, ओ है, ए है, यह है विस्मय सूचक। फिर है हर्ष सूचक, आ है, वाह है, शाबाश, धन्य, हर्ष है ना, खुशी का। फिर है शोक, ओ है, हाय, हाय राम, त्राही, त्राही, यह है शोक सूचक। ठीक है, फिर है स्वीकार सूचक, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, हाँ हाँ। फिर है तिरस्कार सूचक, छी, हट, दूर, दिख, धिक्कार। फिर है अनुमोदन सूचक, हाँ हाँ, ठीक, अच्छा। ठीक है, फिर है, आगे चलो, अनुमोदन सूचक हो गए। फिर है आशीर्वाद सूचक, जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। फिर है संबोधन सूचक, अरे, ए, रे, हे, सुनो। ठीक है, इनके अलावा कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग भी किसमें होता है, विस्मयादि बोधक के रूप में होता है। जैसे हे राम, क्या, कौन, सुंदर, चुप, है ना। मतलब आगे क्या लग रहा है, विस्मयादि सूचक लग रहा है ना, विस्मयादि बोधक का भी लग रहा है ना आगे ये चिन्ह, शिव, शिव, अवश्य आदि। विस्मयादि बोधक का वाक्य में प्रयोग के उदाहरण कैसे हैं, अब देखो, अब आपको बताना है। शाबाश, तुमने अच्छी कोशिश की, तो यहाँ शाबाश है ना, ओ है, बड़े दुख की बात है। फिर है हाय राम, क्या जमाना आ गया, गणना सूचक हो गया ना, जीते रहो, आशीर्वाद सूचक हो गया ना, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। छी, कितनी गंदी जगह है, मतलब गणना सूचक हो गया ना। इसी प्रकार, ठीक है, फिर चलो, मैंने अविकारी शब्द में 4 पढ़ा दिए और 5वां क्या बताया था, इनका उपभेद। वो क्या है, निपात। वो क्या है, निपात। अब निपात क्या है, ये देखो आराम से, निपात क्या है, निपात क्या है। ठीक है, अब देखो, जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर या लगकर उस पर बल या जोर डालते हैं,
तथा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसे एक सीमा में क्या करते हैं, बांध देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, निपात। जैसे ही, भी, तो, तक की मात्रें, भरे इत्यादि। अब देखो कैसे, जैसे एक उदाहरण में बताया, राम ही अखबार पढ़ता है, मतलब राम के अलावा कोई दूसरा नहीं पढ़ता, इसका मतलब, ठीक है। फिर है राम भी अखबार पढ़ता है, मतलब राम के अलावा भी कोई पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब अर्थ में परिवर्तन हो रहा है ना, ठीक है। फिर देखो, तुम ही नहीं आए, मतलब तुम नहीं आए और सब आए, ही क्या है, निपात है। फिर है मैं भी चलूँगा, भी क्या है, निपात है। फिर है कुछ तो कहो, तो क्या है, निपात है। वह रात तक लौटेगा, तक क्या है, निपात है। तुम उसे जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर क्या है, निपात है, ठीक है। अब जैसे और भी उदाहरण है, राम अखबार पढ़ता ही है, ही क्या है, निपात हो गया ना, मतलब जोर दे रहा है ना, विशेष प्रकार का बल प्रदान कर रहा है ना। फिर है देखो, मुझे मात्र 100 रुपये चाहिए, मात्र है ना यहाँ पे। तुम सुबह तक आ जाना, तक, तक क्या है, निपात है। रोहन ही पतंग उड़ाता है, मतलब रोहन के अलावा कोई नहीं उड़ा रहा, रोहन ही उड़ा रहा है। ही है यहाँ पे क्या है, निपात है, ठीक है, क्या है, निपात है, क्योंकि यह शब्द के साथ जुड़कर या लगकर क्या देते हैं, जोड़ डालते हैं शब्द पे, है ना, और उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। फिर है सीता अखबार भी पढ़ती है, मतलब सीता अखबार के अलावा भी कुछ पढ़ती है, भी क्या है, निपात है। तो इसमें क्या हुआ, निपात में एक बार दोबारा से सुनना, मतलब जो अव्यय शब्द, अव्यय यानी अविकारी शब्द, वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर या लगकर उस पर बल या जोर डालते हैं तथा उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या उसे एक सीमा में क्या करते हैं, बांध देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, ठीक है। तुम सुबह तक आ जाना, सुबह तक मतलब सीमा में बांध दिया ना कि सुबह तक ही आना है आपको, ठीक है, सुबह की शाम नहीं होनी चाहिए ऐसे, तो वो क्या है, तक क्या है, यहाँ निपात है, ठीक है। दोस्तों, आज का हमारा कौन सा, अविकारी, अविकारी शब्द वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है, समझना है और किसी भी बुक से अभ्यास करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय बाय।